चलो, हाँ हाँ। आप मेरे को हेडिंग करके बोलना, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हायर कंडक्टिविटी। आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ इसका लिंक अप कर लेना है। CONH3 होल 5, CONH3 होल 5 Br, ब्रैकेट के बाहर आपको दिया है SO4, SO4 दे रखा है। इस सॉल्यूशन आपको बोला है ए। अब सिमिलर क्वेश्चन आपको गिवन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, NH3 होल 5 SO4, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है Br। ठीक है, इसको बोला गया है बी। और आपको पूछा गया है बताइए इनमें किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, बताओ। স্যার কন্ডাক্টিভিটি ডিপেন্ড করে কার উপর? कंडक्टिविटी का मतलब कितना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। স্যার ताले প্রথমেরটা। बिल्कुल ए। सही। ए का, क्योंकि आपको पता ए है का पहले वाले होते। का आयनाइजेशन, क्योंकि आपको पता है पहले वाले का आयनाइजेशन, पहले वाले का हम्म। आयनाइजेशन, पहले वाले का आयनाइजेशन ऐसे जाएंगे Br2+ SO4 2-, है ना। सेकेंड वाले का आयनाइजेशन कितना आएंगे NH3 होल 5 SO4। सेकेंड में कितना जाएंगे बोलो Br-, यहाँ पर प्लस माइनस। अब ध्यान से देखोगे पहले वाले में टोटल चार्ज ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से इसका कंडक्टिविटी भी ज्यादा ही होगा, है ना, कंडक्टिविटी इसमें ज्यादा ही होगा। बोलो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। डन 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 डन। मोर चार्ज मोर कंडक्टिविटी। ठीक है, एक आपके लिए ओनली जेई वालों नोट करोगे, नीट वालों इस क्वेश्चन को खैर छोड़ोगे। ऐसा क्वेश्चन आज तक तो एडवांस में पूछा नहीं गया, मगर न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट के साथ कंबाइन करके ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये जेई एडवांस के लिए वैलिड है, नीट वालों चाहे तो क्वेश्चन को बिल्कुल लीव कर सकते हो। पहले आप सोचोगे क्वेश्चन को थोड़ी देर, बाद में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। अब लिखो 0.319 ग्राम, 0.319 ग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अच्छा क्वेश्चन है। इट्स टेकन, इज टेकन विथ कंपोजिशन, कॉम्प्लेक्स का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन आप नोट डाउन करोगे पूरा। कंपोजिशन CrCl3.683, लिख लिया। एंड इट इज पास्ड थ्रू, एंड इट इज पास्ड थ्रू, it is passed through a cation exchange resin, cation exchange resin, cation exchange resin के थ्रू इसे पास किया गया है। cation तो exchange सेटा resin, वो आप क्वेश्चन पढ़ के सोचोगे, कॉमन सेंस से सोचोगे, एसिड लिबरेटेड, आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। आयोनिक घुसेगा, मोल कंसेप्ट आएगा। एसिड लिबरेटेड इज टाइट्रेटेड against 0.1 normal NaOH solution। बहुत बढ़िया। If 36.5 ml of alkali is required, if 36.5 ml of alkali is required for complete neutralization, अंग्रेजी सही कर लेना, for complete neutralization, for complete neutralization, suggest the formula of the complex, suggest the formula of complex। आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सजेस्ट करना है, ठीक है। अच्छे से देख लिया, क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52 ज्यूम कर लेना, एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम, मोलर मास ऑफ क्रोमियम 52 ले ले। और क्लोरीन का तो पता है 35 लेना, 35.5 नहीं 35 ही लेना, ठीक है। और मेरे ख्याल से बाकी लोगों का मोलर इस जरूरी नहीं। वही हो या जेई वालों, पहले इसको सोचो थोड़ी देर के लिए, या कोई भी सोचो, नीट भी सोचो, क्यों नहीं है।
আরে অ্যাসিডটা কোথা থেকে আসছে? এইচ প্লাস তো কোথায়? আচ্ছা ওইটা কি এই ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন ওইটা কি? হ্যালো? पढ़ लिया सब लोगों ने? স্যার ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন ওইটা কি? हाँ, आपको क्या लगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन? मैं आपको बताऊंगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन के बारे में। अच्छे से मेरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, मेरे को लगा भैया क्या पिक्यूलियर बातें किया है। 0.319 ग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज टेकन विद कंपोजिशन, तो मेरे को पता चल गया ये। अब अच्छे ওই তো से কত ध्यान মোল से ক্লোরিন देखो, বার করতে হবে মনে হয় বাইরে থাকবে আর फिर से এটাকে बोलो, फिर করতে से হবে। फिर से। ওই কত মোল ক্লোরিন রিয়াক্ট মানে বাইরে এসছে ওইটা বার करতে হবে, কত মোল অফ ক্লোরিনটা বার করতে হবে। एग्जैक्टली कितना मोल ऑफ क्लोरीन बाहर है ऐसे कुछ सोचना है, कितना मोल्स ऑफ হ্যাঁ क्लोरीन बाहर है ऐसा तो सोचना ही। अब मैंने देखा था एसिड लिबरेटेड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल इन ए सॉल्यूशन, হ্যাঁ মানে 36.5 এতটা ml ক্লোরিন of বাইরে। alkali। हाँ, if alkali is required for the complex, suggest the molecular formula of the complex। अब ध्यान से देखो, पहले आपको कैटायन एक्सचेंज रेजिन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन, रेजिन के बारे में, कैटायन एक्सचेंज रेजिन ऐसे वाटर की प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में मान लो ये एक रेजिन है, ठीक है, एक रेजिन है और रेजिन के बाहर H प्लस लगा हुआ है। कौन बाहर लगा हुआ है बोलो? H प्लस। ठीक है রেজিনটা बेटा, কি? कैटायन एक्सचेंज अच्छे से सुनो। रेजिन मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लो कोई एक ग्लू जैसा कंपाउंड है, उसके अंदर H प्लस, আচ্ছা उसके अंदर बाहर में कौन सा चार्ज लगा हुआ है बोलो? H प्लस। ठीक है, এইচ প্লাস। बाहर में कौन सा चार्ज लगा हुआ है, ध्यान से देखना, H प्लस। अच्छे से देखना হুম হুম बेटा। अब देखो, देखो ध्यान से, मान लो आपके पास Na प्लस आया, आपके वाटर के अंदर, आपके वाटर के अंदर मान लो Na प्लस की इंप्यूरिटी है, हो सकता है कोई भी आयन की इंप्यूरिटी है, आप मान लो Na प्लस की इंप्यूरिटी है। आपने ये सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, होगा क्या? H प्लस हट जाएगा और Na प्लस इधर ट्रैप हो जाएगा और यहां से बाहर আচ্ছা कौन আচ্ছা आ समझ। जाएंगे बोलो? H प्लस बाहर आ जाएंगे। और रेजिन হুম 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था, मतलब ये पानी में इंसॉल्युबल होगा, यस नो? ये पानी হুম में হুম इंसॉल्युबल होगा, इसे आप प्यूरिफिकेशन करके बाहर निकल लोगे। अगर आपके হুম হুম अंदर मान বুঝেছি। लीजिए Ca+2 है, तो ये H प्लस हट जाएगा तो Ca+2 आ जाएंगे। এ প্লাস। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, शायद एम्स पे या कोई अच्छे एग्जाम में ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है ये नीट সিএ पे প্লাস पूछा টু হলে गया। কি দুটো হাইড্রোজেন বেরোবে এরকম? हाँ, जाहिर सी बात भाई, एक Ca2+ हटाएगे, আচ্ছা हटाओगे। अच्छा, आईआईटी ने ही पूछा था एडजॉर्प्शन चैप्टर में, मेरे ख्याल से याद आया अभी, ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन के একদম बारे में। সময় বাদ দিয়ে দিয়েছে মোটামুটি। हाँ, चैप्टर तो हट गया, एडवांस से थोड़ी ना हटा, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা। एडवांस में तो है। तो खैर शुरू, तो वो क्या है, तो यही है ऐसा क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आया, कर लेना एक बार। Ca2+ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओवरऑल अगर आप सोचोगे तो एक कैटायन को हटाया जा रहा है, तो इसी को आप कैटायन হুম एक्सचेंज रेजिन कहेंगे। इसी को आप क्या হুম कहेंगे হুম बोलो? कैटायन एक्सचेंज এটা रेजिन এক্সচেঞ্জ कहेंगे। রেজিন। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इतना बातें क्लियर, मतलब जो इंप्यूरिटी है उसे हटाने के लिए इसे कैटायन एक्सचेंज रेजिन कहा जाता। मैंने क्वेश्चन को হুম হুম ध्यान से पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते हुए मैंने देखा था एसिड लिबरेटेड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल इन ए सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ হুম एल्कली कितना दिया है बेटा? वॉल्यूम ऑफ एल्कली कितना दिया है बोलो? 36 वॉल्यूम और 5। ऑफ एल्कली आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एल्कली गिवन है 36.5 मोलर, 36.5 ml, यस नो? 5 पर एमएल। अब ध्यान से देखोगे হুম 0.1 नॉर्मल भी है NaOH, इसका मतलब क्या হুম 3.65 मिली इक्विवेलेंट है? अरे बोलो, হুম 3.65 হ্যাঁ मिली इक्विवेलेंट, बहुत बढ़िया। 3.85 मिली इक्विवेलेंट बेस है, बेस कितना হুম होगा आपका? 3.65 मिली इक्विवेलेंट। अगर मिली बेस इक्विवेलेंट हाँ 3.65 है तो एसिड कितना लिबरेटेड होगा? 3.65। एसिड लिबरेटेड कितना होगा? आप कॉमन सेंस से सोचो, एसिड लिबरेटेड बिल्कुल बढ़िया 3.65 मिली इक्विवेलेंट। संदीप आपको ये बात इतना क्लियर हुआ? मिली इक्विवेलेंट, एसिड इतना ही लिबरेटेड होंगे, क्योंकि एसिड इतना ही लिबरेटेड होंगे क्योंकि टाइट्रेशन तो HCl जैसे ही हो रहा है। अब ध्यान से देखो, NaOH का टाइट्रेशन करोगे H प्लस आएगा तो Cl माइनस ही हटेगा, HCl जैसे कंपाउंड है ना?
तो HCl अगर इतना যেটা তো কমপ্লেক্সটা রিপ্লেস হবে কারণ যেটা ওরা প্লাস চার্জ सेकंड एक सेकंड बेटा एक सेकंड अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो आपका लिबरेशन कौन हुआ यहाँ पर H प्लस लिबरेशन हुआ, यस नो? হ্যাঁ হ্যাঁ बाहर में Cl माइनस भी तो होगा, कॉम्प्लेक्स के হ্যাঁ अंदर कोई ना कोई Cl माइनस भी तो होगा, वो दोनों मिला के क्या फॉर्म करेगा आपका? HCl হয়ে HCl যাবে फॉर्म करेंगे। जितना H प्लस लिबरेट होगा उतना ही Cl माइनस के साथ वो ऐड होगा। হ্যাঁ হ্যাঁ H হ্যাঁ प्लस अगर आपके पास 3.65 है तो HCl कितना होगा? एसिड लिबरेटेड बोले तो 3.65 HCl लिबरेटेड, यस नो? एसिड लिबरेटेड बोले तो HCl लिबरेटेड, HCl कितना लिबरेट हो चुका है? 3.65 3.65 मिली इक्विवेलेंट, यस नो बेटा? 3 पॉइंट হুম HCl इतना मिली इक्विवेलेंट है, तो Cl माइनस कितना मिली इक्विवेलेंट होगा? 3.65 मिली 3.65 इक्विवेलेंट। अगर Cl माइनस इतना मिली इक्विवेलेंट है, मेरे को इक्विवेलेंट से कोई लेना देना नहीं, मोल पे जाएंगे, इतना ही मिली মোলে मोल्स होगा, হবে इतना ही ভ্যালেন্সি मिली ফ্যাক্টর मोल्स দিয়ে होगा। মাল্টিপ্লাই করব अच्छा बेटा, ये जो Cl माइनस आया कहां से आया? 3.65 मिलीमोल्स কমপ্লেক্স থেকে कॉम्प्लेक्स पे। मतलब मेरे पास कॉम्प्लेक्स कितना मोल था? मेरा कॉम्प्लेक्स कितना मोल था? ওই তো 0.319 डिवाइड 19 करो বাই इसे, एक्स एटॉमिक वेट क्रोमियम कितना होगा? 52 होगा, क्लोरीन हाँ 35 इंटू 3 होगा, और वाटर आपके पास 6 है, 6 इंटू 8 होगा। इसको निकालो, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके इसको निकालो। कितना आया आंसर, बोलो। করছি 35 into 3 इतने पास, मेरे पास कैलकुलेटर होता तो मैं निकाल लेता। तो 1.19 आएंगे, 1.19 आएंगे मिली मोल्स, और ये कितना मिली मोल्स आया 265 बोलो? আসছে তো হ্যাঁ कितना आया? 265 ওটা আর বাই না না ওটা ইয়েটা ওয়েটটা 265 हाँ, 1.19 मोल्स आएगा, मिली मोल्स नहीं, मोल्स आएगा, चेक करके देखो, হ্যাঁ एक बार বলছি তো चेक। আসবে हाँ, 0. मोल्स कितना आया आपके, आप बोलो कितना आ रहा है, आप कैलकुलेट करके बोलो। मेरे को आप, 0.319 1.2 আসছে हाँ तो 1.19 ही तो बोला मैंने। कितना आया बोलो बेटा? 1203 1.20 মানে 1.2 ওরম 1.2, अच्छा ठीक है, 1.2 आया था, 1.2 ये किसमें आया, मोल्स आया या ये आया? ये मोल्स आया। मोल्स হ্যাঁ इतना मोल्स आया। अगर ये इतना मोल्स से, कॉम्प्लेक्स आपके पास कितना है बोलो? इतना मोल्स ना, হুম इतना मोल सॉल्ट से, इतना मोल सॉल्ट से आपको कितना मिल रहा है? इतना मोल सॉल्ट से आपका कितना मिल रहा है? 3.65। 3.65 কি 3.65 आपके ক্লোরিন पास হ্যাঁ सॉल्ट कितना, आपके पास सॉल्ट कितना है? एक सेकंड रुको, ये 53.15 3.19 0.319, आपने जो लिखा ना 1.2, ये आपका कितना है? ये मोल्स आया या मिली मोल्स आया? मोल्स হ্যাঁ भाई मोल्स मोल्स ही कैसे तो होता, मिली मोल्स ही होगा, मोल्स कैसे हो सकते हैं? ऊपर पॉइंट है, 0.319 है। ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ घटिया इंसान हो, হ্যাঁ ওটা তো মোলস 0.319 से 0.319 को इतना बड़ा क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा। হ্যাঁ 10⁻³ আছে हाँ, तो 10 की पावर ও আচ্ছা আচ্ছা -3। হ্যাঁ 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 कॉमन सेंस হ্যাঁ से হ্যাঁ सोचो, मैंने इसीलिए मोल्स लिखा। হুম, ठीक হুম। है, खैर चलो। एक तो मतलब आपके पास आएंगे, आप देखोगे ये कैलकुलेट करके 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इतना मोल्स आया, ये स्नो 1.2 बेटा। मिलीमोल्स হ্যাঁ हाँ, मतलब 1.2 1.2 मिलीमोल्स হ্যাঁ मिलीमोल्स, হ্যাঁ 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 1.2 मिलीमोल्स। आप ध्यान से देखो, ये 1.2 मिलीमोल्स आपके पास कौन था? सैंपल था, कॉम्प्लेक्स आयन था, স্যাম্পল यस হ্যাঁ नो? হুম 1.2 मिलीमोल्स कॉम्प्लेक्स, 1.2 मिलीमोल्स कॉम्प्लेक्स से क्लोरीन कितना मिल रहा है आपको? क्लोरीन कितना मिल रहा है बोलो? 3.65 3.6 मिलीमोल्स मिलीमोल्स, 3.6 मिलीमोल, तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 3 मोल्स। 1 मोल से क्लोरीन कितना मिलेंगे? 3 मोल। 3 मोल्स तो कितना তাহলে क्लोरीन 3টে बाहर है? ক্লোরিন বাইরে 3 क्लोरीन 3টে बाहर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यही एडवांस के लिए आप और क्वेश्चन को CR स्टार्ट करो। H2O whole 6 3Cl2 हाँ हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? क्या था कंपाउंड? हाँ, क्रोमियम H2O होल 6 Cl3 शायद,
सी बाहर आया ना, Cl3। हाँ। बोलो क्या किसी का कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान से देखोगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कंप्रीहेंशन ही था कि इतना मोल अल्कली होगा तो इतना मिलीमोल से H प्लस और OH माइनस होगा। तो आयनाइजेबल क्लोरीन कितना होगा आपके पास? सेल आयनाइजेशन क्लोरीन होगा। 3 मोल। ठीक है, हाँ। बोलो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो हेडिंग करो काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। कंडक्टेंस हो गया, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। काइरोस्कोपिक कांस्टेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे ये टेम्परेचर रिलेटेड है। बेटा आपके पास में दो कंपाउंड, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट बोले तो आई, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम, आप लोगों ने पढ़ रखा है। 11th वालों अभी ये समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपने सॉल्यूशन पढ़ा नहीं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, ये भी आपने पढ़ा है। यस नो? आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दो कंपाउंड दे रहा हूं, आप बताना किसका आई वैल्यू ज्यादा होगा। CONH3 होल 4, CONH3 होल 4 Cl2, ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया Cl, और यहीं पर आपको दे रखा है, क्या दिया जाए, दे दो, एक अंदर ले लो, CONH3 होल 5 Cl, और ब्रैकेट के बाहर दे रखा है Cl2, और आपको पूछा गया है इनमें डेल्टा टीबी किसका ज्यादा होगा। ये अगर डेल्टा टीबी ए है, ये अगर डेल्टा टीबी बी है, इसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा। सेकंड ওটা किसे वो डिपेंड करे? डेल्टा टीबी कैसे ज्यादा होगा? सेकंड वाला केस पे। क्यों भाई सेकंड वाला केस पे? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आई को आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन I-1 N-1 हाँ। फॉर 100% आयनाइजेशन। अगर 100% आयनाइजेशन है तो अल्फा का वैल्यू 1 होगा, आई वन इज हो इक्वल गया। टू एन होगा। यस नो? आई इज इक्वल टू एन होगा, एन होगा आई इज इक्वल टू, इसमें अगर एन देखोगे, इसका एन वैल्यू कितना है बेटा? इसका एन वैल्यू कितना है? बहुत बढ़िया, ये Cl प्लस पे जाएंगे और Cl माइनस पे जाएंगे, है ना? तो एन वैल्यू इसका 3 आ जाएंगे, और इसका आयनाइजेशन करोगे तो एन का वैल्यू कितना आएंगे? 2 NH3 4 Cl2 प्लस प्लस क्या आएंगे बोलो? Cl माइनस, एन का वैल्यू 2 आएंगे। एन का वैल्यू जितना ज्यादा, आई का वैल्यू उतना ही ज्यादा, आई का वैल्यू जितना ज्यादा, डेल्टा टीबी उतना ज्यादा, टीबी उतना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना ज्यादा। ध्यान से देखो, एन जितना ज्यादा है, आई उतना ज्यादा है, डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा है। यस नो? डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये दोनों को ध्यान से देख लो, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जो आपने सॉल्यूशन में पढ़ रखा है इसको रिवाइज कर लिया। क्योंकि आपको पता है जेई आपको एक से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो 3-4 चैप्टर को कंपाइल नहीं करेंगे। बोलो यहाँ से किसी का कोई डाउट? डन डन डन। यहाँ आपका खत्म होते हैं आज का पूरा लेक्चर। आज का पूरा लेक्चर को मैं अगर सुना दो समअप करें तो इन लेक्चर में नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पहले उसे चेक कर लेते हैं। नीट के लिए आपको कितना मोल AgNO3 आएंगे, कितना मोल AgCl बाहर निकलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे। कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होंगे। जेई के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगाओगे और क्वेश्चन को दोबारा तिबारा सोचोगे। आसान क्वेश्चन था। नीट जेई के लिए और टाइप की क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पर? जेई में आपको और कैसा रहेगा, एक सेकेंड, जेई में आपको और क्वेश्चन क्या दे सकता है? आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएंगे, जैसे मान लो CO इथिलीन डाइयामीन होल 3 Cl3, ठीक है, ये कंपाउंड दे रखा है, और आपको बोला गया है ये कंपाउंड को आपने AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, आपको बोलेंगे इतना ग्राम AgCl की प्रेसिपिटेट हो रहा है, रिएक्शन का यील्ड है 80%। हाँ, रिएक्शन का यील्ड है 80%, रिएक्शन का यील्ड है 80%। ऐसे करते करते आप क्वेश्चन को खेल लोगे। मतलब ऐसा टाइप की न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हेडिंग करो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहां से हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेशन की जर्नी, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डेल्टा टीवी वाला 11th वाला अभी के लिए छोड़ोगे, उसके अलावा अब देख लो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे साइंटिस्ट वार्नर पे, और इसके नेम पे ही थ्योरी है, जिस थ्योरी को हम कहते हैं वार्नर्स थ्योरी। और मैं आपको सच बताऊं, वार्नर थ्योरी आज की डेट में इनवैलिड है। इसे पढ़ना या ना पढ़ना आपका चॉइस है। आपकी जिंदगी में वार्नर थ्योरी का कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा, मतलब आपको वार्नर थ्योरी के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा। मगर नीट जैसे एग्जाम के लिए हमें वार्नर थ्योरी को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वार्नर थ्योरी से 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वही 3-4 पॉइंट को आप ध्यान रखना। वार्नर ने बोला एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास दो टाइप की वैलेंसी होते हैं। क्या बताया आपको? एक कॉम्प्लेक्स के पास दो तरह की वैलेंसी होते हैं, एक को हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, एक को हम क्या कहेंगे बोलो, प्राइमरी वैलेंसी, और एक को हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। एक को हम क्या कहेंगे यार, प्राइमरी वैलेंसी, और एक को हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। आपको कुछ पॉइंट दिखाऊंगा, ये पॉइंट को जस्ट याद रखोगे आप एग्जाम से पहले। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में मॉक पे मिल सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो लिखोगे, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, पहले लिख लो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन, डैश लाइन बोले तो ऐसे डॉटेड लाइन। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बोलो, डॉटेड लाइन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे लिखोगे इट इज आयनिक इंटरेक्शन। लिखो लिखो, इट इज आयनिक इंटरेक्शन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, पहले लिख लो आयनिक इंटरेक्शन। आपको पता है, अगर आपको किसी ने एक कैटायन गिफ्ट किया और इसके पास Cl माइनस चाहे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किसी भी डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सेम ही होगा, अगर लेंथ सियोर हो तो। अगर लेंथ सेम है तो यस नो बेटा। अगर ये आयनिक है, ये क्या होगा आपका, नॉन डायरेक्शनल। ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। उन्होंने बोला ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। ठीक है, चौथा पे लिखोगे इट इज आयोनाइजेबल, ये लिखो आयोनाइजेबल, as well as it can be non-ionizable, non-ionizable। बस यही 4 पॉइंट आप इसके ऊपर ध्यान रखो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखोगे इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता हूं, इसे पूरा निपटा देते हैं। आइए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता हूं, आप मेरे को एक कॉम्प्लेक्स को देखो, देख रहे हो, आंखें फाड़ के देखो। मान लो किसी ने आपको एक कॉम्प्लेक्स गिफ्ट किया, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर में लिखो CO एमोनिया होल 6 Cl3, ऐसे ही लिख लो यार, Cr एमोनिया होल 6 Cl3, एक कॉम्प्लेक्स आपने लिख लिया। ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला क्रोमियम के साथ 6 एमोनिया लाइगेंड पे जुड़ा हुआ है। कितना लाइगेंड कनेक्टेड है बेटा, 6 लाइगेंड कनेक्टेड है, 3 4 5 6। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लाइगेंड कनेक्टेड है, क्या आपको ये दिखाई दिया? हाँ, आप खुद बोलो क्या ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है? हाँ जी है। और इसके बाहर वाला हिस्सा में कौन होगा बोलो, इसका बाहर वाला हिस्सा में कौन होंगे बोलो, अरे बोलो यार, CrNH3 होल 6। बहुत बढ़िया, ये +3 होगा और Cl माइनस होगा, कितना Cl माइनस होगा, 3। वो जो 3 Cl माइनस होंगे उसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। वो जो 3 Cl माइनस कहीं पर भी दो, वो जो 3 Cl माइनस होंगे उसको ये डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। कौन सा लाइन से डिनोट किया जाता है बोलो, डॉटेड लाइन से। ये जो डॉटेड लाइन आपने दिया है इसी को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या कहा जाता है बोलो, प्राइमरी वैलेंसी। अब खुद सोचो, प्राइमरी वैलेंसी वाला हिस्सा यहाँ पर कौन है बोलो, जो बाहर पे है क्लोरीन, ये प्राइमरी वैलेंसी है, यस नो बेटा, क्लियर? ये आयोनिक इंटरेक्शन है बेटा, यस। क्या ये आयोनिक इंटरेक्शन है? यस। क्या ये आयोनिक इंटरेक्शन है? हाँ, क्योंकि मेरा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड भैया CrNH3 होल 6 +3 है,
और 3 क्लोरीन आयन के साथ जो इंटरेक्शन है यही कौन सी इंटरेक्शन है? ये आयनिक इंटरेक्शन है। कौन सी इंटरेक्शन है ये? आयनिक इंटरेक्शन है। यस नो भाई, आयनिक इंटरेक्शन है। अगर ये आयनिक इंटरेक्शन है फिर तो मेरे को कॉमन सेंस की बात है भाई, ये नॉन डायरेक्शनल होगा। यस नो, फिर तो ये क्या होगा बोलो? नॉन डायरेक्शनल होगा। ये आयनाइजेबल भी है भैया, Cl माइनस पे आयनाइज हो जाएंगे, Cl माइनस भी आयनाइज हो जाएंगे। बोलो यहां से किसी का कोई कंफ्यूजन? और ये किसके इक्वल होते हैं? कितना Cl माइनस होगा ये डिपेंड कर रहा है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। कितना Cl माइनस होगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, Cl माइनस को बाहर निकालो ऑक्सीडेशन के ऊपर। ये होते हैं आपका प्राइमरी वैलेंसी। क्या सारे बोलो? प्राइमरी वैलेंसी को लेके कोई कंफ्यूजन? मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कहां पर एक क्वेश्चन देखा था मैंने, इसके ऊपर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। Which of the following is correct about the primary valency according to Warner's theory? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आंसर करोगे। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेई में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑब्सोलेट हो चुका है आज की डेट में, इसका कोई यूसेज नहीं है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। सारे लोग सोचो सेकेंडरी वैलेंसी आपको कॉमन सेंस से पता चल गया, बोलो यस नो बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी आपको सेकेंडरी वैलेंसी आपको कॉमन से पता चला होगा। क्या हो सकता है सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी इट इज, ये तो लाइगेंड के बारे में है, इट इज सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड। लाइगेंड चाहे कोई भी हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज इक्वल टू Cn, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके ऊपर भैया ये तो इक्वल डिपेंड कर रहा है। यस नो? ठीक है भैया, ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ डेटिव बॉन्ड है ना। अब देखो लाइगेंड का जो बॉन्ड है ये कौन सी बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी को हम कोवैलेंट लिखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, हाँ कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, तो ये डायरेक्शनल होगा। इट इज डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल। बताओ ये आयनाइजेबल है या नॉन आयनाइजेबल है? बोलो। नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि अगर यहाँ पर Cl भी अटैच्ड होता ना सिंगल लाइन से, इसे आप तोड़ नहीं पाओगे। इट इज नॉन आयनाइजेबल, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। इतना क्लियर? और लास्ट वाला लाइन सबको पता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by solid lines, it is represented by solid lines। बोलो यहां तक क्लियर है? ये वही कंपाउंड लेते हैं, वही कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए Cr NH3 Cl3, आपको पूछा गया है बताओ पीवी कितना है, मतलब प्राइमरी वैलेंस कितना होगा। अरे प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इक्वल होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या इसका +3 है, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर होगा भाई। आप याद रखोगे सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लाइगेंड की बात हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ इक्वल है। आंसर आ गया 6। कितना सिंपल है देखो, सिंपल तब है अगर ये पता होगा तो, नहीं तो मजेदार बात। बात आपको इतना क्लियर है? डन बेटा, क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन आपको भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको यहां से कर लोगे। जैसे आप लिखोगे K4FeCN6, बताओ इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी कितना है? +2 है, क्योंकि यही आएंगे ऑक्सीडेंट की ऑक्सीडेशन नंबर। Sv सेकेंडरी वैलेंसी कितना है बोलो? 6। लाइगेंड कितना है भैया? 6। इससे लेना देना, लाइगेंड चाहे एनायोनिक हो ये हो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास पे हम बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स दोनों ही सेम है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, 18 ई रूल्स पार्ट नहीं है, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स पढ़ाया जाता है। मगर मैं आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में
जो इफेक्टिव नंबर रूल जो आंसर आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन से वही आंसर आएंगे, और एग्जाम कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स पता है तो। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक एग्जांपल करा दूंगा, और बाकी और हर जो एग्जांपल होंगे वो हम इससे करेंगे। फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, उसका फिर बाद में वीवीटी पे उसका वीएसीपीआर से उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, वीवीटी से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद हम अच्छे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, जेई के लिए लगभग बहुत लेक्चर बचा हुआ है। बोर्ड्स के लिए एक हाइब्रिडाइजेशन वाला सेक्शन आप देख लोगे, उससे आंसर हो जाएगी। बोलो इतना क्लियर? डन? हम्म। आज इतना ही रख रहा हूं। चलो